अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। दो मौजूआत पर बात करेंगे जी। एक मरीम नवाज शरीफ और उनको जो टारगेट मिला या उन्होंने जो टारगेट लिया उसको आप कह लें कि 90% प्लस तो जो है ना वो अचीव कर चुकी हुई हैं। अच्छा, उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। प्लस एक जो इंडिया पाकिस्तान की जो जंग के जो मामलात हैं उसके पसे पर्दा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि डिस्कस करना बड़ी ज़रूरी हैं। पहले हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, बाद में तो सब बताते हैं हाँ मुझे मालूम था और सबसे पहले खबर भी मैंने दी थी। तो पहले आ जाते हैं जनाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ। देखें, मरीम नवाज शरीफ ने वक्त आने से पहले जो है ना शोर डाला और सिंध हुकूमत को जो है ना आड़े हाथों लिया। उसका फ़ायदा एक हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि जिसकी तरफ मैं बार बार भी तवज्जो दिलाता था और मरीम नवाज शरीफ ने कत्तन उसके ऊपर बात नहीं की, वो ये था कि जब ये सैलाब का पानी या पानी जो होता है अजाफी ये जाता है तो उसको कच्चे में छोड़ दिया जाता है। कच्चे का इलाका जो है ना उसके अंदर पानी फैल जाता है, दरिया से मुंसलिक होता है, जरा सा भी लेवल हो तो वो कच्चे में उतर जाता है और वो पानी फिर ठहरा रहता है। उसमें चावल की काश्त करते हैं और दीगर अजनास जो है ना वो काश्त नहीं हो पाती, मजदूरियां रुक जाती हैं, सारे मामलात रुक जाते हैं। उसका जो बेनिफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ वडेरे को होता है। ऐसी सूरत हाल होती है, पुलिस लाचार हो जाती है, लोग लाचार हो जाते हैं, लोगों को सिर्फ अपनी जानों की पड़ जाती है और फिर उनको उनसे बेगार करवाई जाती है। पीर और वडेरे वहाँ पे लूटते हैं आवाम को। तो इस दफ़ा ऐसा हुआ कि बावजूद कोशिश के और जिस तरीके का ये रोला पड़ा और पीपल्स पार्टी को इस बात का एहसास हुआ कि अगर पानी को हमने रोका और इसको हमने कच्चे में उतारा और इसको हमने लोगों के ऊपर मुसल्लत किया और वहाँ पे चावल की काश्त की, तो जिस तरीके की टेंशन चल रही है लोगों के मुंह में ज़बान है, वो इश्यूज बाहर नहीं आते। लेकिन इस दफ़ा बाहर आ जाएंगे और ये जो पीपल्स पार्टी को एक वक्त पड़ा हुआ है, कुछ दीगर जमातें जो उनसी हैं ना वो भी आ गई हैं इन जैसी, लेकिन इनसे कदरे बेहतर है। उन्होंने जो अपनी एक रागनी और लापी हुई है वो कन्वर्ट होंगी, क्योंकि ये जो पंजाब के अंदर ये जो इशू उठाया गया कि यार हमारे हिस्से का पानी हम उसमें उसको नहरों में डालें, जो मर्जी करें, सैलाब आता है, उसकी कोई अदादो शुमार नहीं आ रहे, सारा निज़ाम आपने धर्म भरम किया हुआ है। उसके ऊपर बात करो तो आप शोर डाल देते हैं कि सिंधु सिंधु सिंधु। भाई दरिया अबासीन है, उसके अंदर आपका सिंध का एरिया है, उसके उसके ऊपर तकसीम है। हालांकि नाजायज़ 34% जो है ना सिंध का किसी सूरत में पानी नहीं बनता, लेकिन चले एक तय कर लिया था 91 में, उसी के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन पंजाब का तो 34% उसका तो हक है ना कि वो जहाँ पे मर्जी इस्तेमाल करे। पानी के ऊपर मैं मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ कि पीछे से अगर 100 लीटर पानी आ रहा है तो वो 100 को 34% पे तकसीम करेंगे। 200 लीटर आ रहा है तो 200 को तकसीम करेंगे। ठीक है, कितना क्यूबिक फुट है कितनी उसकी मामलात हैं उसके मुताबिक ही होगा ना। 17% केपी रखेगा, 11% बलोचिस्तान रखेगा। अब अगर बलोचिस्तान के हिस्से में 100 लीटर आ रहा है एग्जाम्पल, अगर 3 गुना पानी आएगा तो 300 लीटर आएगा। अब वो वहां पे डैम बनाए, झील बनाए, जो मर्जी करे, ये उसका काम है ना। नहीं जी हमने ये नहीं होने देना, वो नहीं होने देना, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, सिंधु सिंधु सिंधु। अच्छा, ये जनाब इंडिया की जनाब वो जो रावी जो है उसके ऊपर भी बिलावल साहब सिंधु सिंधु को रोका तो यूं करेगा। अच्छा, पाकिस्तान की बात नहीं की, सिंधु की बात कर रहे हैं। तो वहां पे जो है ना सब ने कहा कि यार चुप कर दो, इस बंदे की जो है ना बकवास इस वक्त में सुन लो। लेकिन हर वक्त नहीं होती। ये जो लोगों के हालात सिंध के अंदर बद से बदतर हुए हुए हैं, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है कि वो कारोबार पे जा सके आ सके, स्कूलिंग का निज़ाम नहीं है, तो इसके जिम्मेदार कौन, पंजाब है या सिंध है? फंड सबसे ज़्यादा लिया, फंड पंजाब के हिस्से का भी खुद ले लिया और चोर भी और वसाइल के ऊपर जो है वो काबू भी पंजाब ने किया हुआ है। पंजाब तो अपने हिस्से का ले रहा है और लगा रहा है अवाम के ऊपर। यानी कि बंदे ने बड़ा अच्छे आदादो शुमार दिए। हालांकि हकीकत जो है ना इससे भी बहुत बेहतर है कि 70% पंजाब में जो है ना वो लगा दिया जाता है और 30% जो है ना उसमें लूटमार होती है। हालांकि मेरे जो समझ है या जितनी मालूमात है उसमें ये 30% भी नहीं होती, बहुत कम होती है। हो जाती है लेकिन बहुत कम होती है, और जहाँ पे पता लग जाए वो एक्शन हो जाता है। और सिंध के अंदर जो है ना वो 30% लगता है, 70% तो पहले ही लूट मार हो जाती है। यानी कि पहुंचने से पहले पहले फिर वो 30% में से कमाई भी होती है।
تو یہ عدد و شمار دی، اور اس میں کافی حد تک جو ہے نا صداقت ہے. 30% میں سے بھی وہ بچاتا کتنا ہے، لگاتا کتنا ہے، وہ ہمارے سب کے سامنے نظر آتا ہے. کیونکہ فی کس اگر آپ دیکھیں تو سندھ کے اور وسائل معاملات بہت بہترین ہیں. یعنی کہ کراچی جیسا شہر جس کو کھنڈر بنانے کی دل و جان سے کوشش ہوتی ہے، اور صبح اور شام جو ہے نا کوشش ہوتی ہے، اس کو لوٹا جاتا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے سندھ کراچی کے لوگوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان چلاتے ہیں. یہ ایک ایسا زہر ہے جو ان کی نسوں میں، رگوں میں بھر دیا گیا ہے. تو وہ اس جال کے اندر خود آ گئے ہیں، اس زہر کو وہ خود ہی پیتے رہتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے نا بے بنیاد اور لغو بات ہے. یہ نہیں کرنی چاہیے، اور جب تک یہ دہراتے رہیں گے یہ حقیقت میں آئیں گے ہی نہیں، اور یہ خود پرستی کا شکار ہو کے جو ہے نا پیچھے سے پیچھے رہتے رہیں گے. اب آ جاتی ہے اگلی بات کہ مریم نے ٹارگٹ گیٹ کیا اچیو کیا. سندھ کی عوام کو سیلاب سے بچا لیا. اب فصلیں بہتر لگیں گی، لیکن وہ پاکٹ میں جائیں گی سندھی عوام کے. یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، ڈر گئے نا. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ محمد علی مرزا اور مریم نواز شریف اس معاملے میں مجھے کافی حد تک برابر نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ محمد علی مرزا نے جس طریقے سے اٹیک مارا نا، آپ دیکھیں کہ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث اور شیعہ سب اپنے دائرے میں رہ کے اختلاف کیے بغیر اپنے بارڈر کے اندر رہ کے، اور وہ حق اور سچ کی باتیں کر رہے ہیں. اپنے آپ کو کھول رہے ہیں، پھرول رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ ہم سے کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہماری جو غلطیاں وہ کون لوگ پکڑ رہا ہے. پتہ تو ہے ہمارے کاروبار پہ جو ضرب پڑ رہی ہے اس نے بتا دیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو جب ہم یہ کریں گے کام تو وہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا. ہمارے اپنے ہی مرید اور جو پیروکار ہیں وہی ہمیں پکڑ لیں گے. یہ محمد علی مرزا نے کیا، مریم نواز شریف نے بھی یہی کام کر دیا. اس سے پہلے کہ وہ جناب واردات ڈالتے رولا بن گیا. ابھی NFC ایوارڈ ہونے والا ہے، سب کو رقم ملے گی. اب سندھیوں کو نظر آئے گا کہ نہیں، پنجاب نے اپنا حصہ رکھ لیا، ہمارا جو حصہ آیا وہ کہاں پہ لگ رہا ہے، بتاؤ. آواز اٹھے گی تو یہ بہتری ہوگی. اس لڑائی کے اندر مجھے پازیٹیوٹی زیادہ نظر آ رہی ہے. اب آ جاتے ہیں جناب کیا کہتے ہیں، جو انٹرنیشنلی انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بارے میں. دیکھیں چیٹس وغیرہ پڑھو، دیکھو، سمجھو، کوئی تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ اپنے گھوڑے دوڑاؤ، تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ انڈیا سے نا کافی معاملات جو ان سے نا اس میں یورپ اور امریکہ تنگ پڑا ہوا. انہوں نے ایک اپنا خاص سرکل بنایا، اس سرکل میں انہوں نے تعلیم حاصل کر کے دوسروں کے پاس جا کے اور اپنے آپ کو پینیٹریٹ کیا. اور اس انداز سے پینیٹریٹ کیا کہ جو NRI ہیں، نان ریزیڈنٹ انڈینز، انہوں نے بہت کام خراب کیا پوری دنیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں اور یورپ کے اندر. اس کے اندر اگر آپ یہ متر نکالیں نا، سکھ برادری نکال رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو انہوں نے یہ کام کیا نا، یعنی کہ ہندو اور دیگر جو قومیں ہیں وہ سکھ نکال دیں. سکھ ایک مظلوم ہے، اگر اس کا 5-10% یا 20% طبقہ ہے بھی تو وہ کسی گنتی میں نہیں ہے. باقی سکھ سارا لیبر ہے. وہ اگر وہ جا کے خوشحال ہوتا ہے کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ باقاعدہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یعنی کہ شراب کی اور نشے کی جو حالت مطلب باقاعدہ پروٹیکشن میں جو ہے نا ان سکھوں کو فراہم کی جاتی ہے، وہ بھی ایک مثال ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کی گئیں اور یہ کہا گیا کہ یار یہ اتنا بڑا انڈیا جس نے فساد برپا کیا ہوا ہے، کسی کو جینے نہیں دے رہا، یہاں پہ جو ہے نا ترقی اور خوشحالی کے معاملے کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ سب کو دبا کے رکھو، کسی کو نہیں آگے بڑھنے دینا. دوسری طرف چائنا اس جگہ پر پہنچ گیا ہوا ہے کہ اس کو روکنا بہت مشکل ہے. آنے والے وقت کے اندر وہ CPEC کے تھرو اپنے آپ کے اندر سب کو ضم کر لے گا. یعنی کہ اسٹیٹ چائنا ہی ہوگی، لیکن اس کے پارٹنرز بہت سارے ہو جائیں گے. یعنی کہ جیسے پاکستان ایک بہت بڑا پارٹنر ہے، چائنا کا سب سے بڑا پارٹنر کہہ لیں. وہ اس کو وسائل بھی دے رہا ہے، اس کو ہر چیز دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بس کرپشن نہیں ہونی چاہیے، جو آپ پروگرامز دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم سارے دے دیتے ہیں. یعنی کہ اس وقت میں اگر آپ دیکھیں کہ اس 4 دن کی مئی میں 4 سے 10 تک کی 6 سے 10 تک کی جو وار ہے، 6 اور 7 کی اور 10 تک، اس کے بعد
चाइना ने बेपनाह असला पाकिस्तान को दिया, बेपनाह टेक्निकल सपोर्ट दिया, और पाकिस्तानी बजाते खुद जो टेक्निकल सपोर्ट, जो टेक्निकल वर्क है वो शेयर कर रहे हैं चाइनीज के साथ, और मिल के कम्बिनेशन आप देखें किस जगह पे। अभी ये जनाब अमेरिका को भी होश आई 40 साल के बाद अचानक से, लो जी हमारे से मिसाइल ले लो, और पाकिस्तान ने फटाफट ले लिया, लेकिन वो बहुत छोटी सी मिकदार है, वो कोई इतनी वो नहीं है, इसलिए दी हैं। देखिए मैं आपको उसके पसे पर्दा एक राज बता दूं कि उस फिर असल मौजू की तरफ आ जाते हैं। पिछली 4 से और 6 तक की जो जंग है ना, F-16 ग्राउंड हुए थे, बिल्कुल कबाड़ के उसमें रखे हुए थे, और ये बात मेरे जैसा बंदा 50 दफा जो ना 50 व्लॉग्स में होगा कि यार ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है ना, ये एक लोहे का ढेर है ये F-16, इसको बिल्कुल बेकार करके रख दिया ना। आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, बेशुमार इसके ऊपर जो है ना पाबंदियां लगी हुई हैं, ना इसके जो है ना अपडेट्स आई हुई हैं, तो ये जो है ना इसको स्क्रैप किया हुआ है। जब पाकिस्तान ने इसको स्क्रैप की सूरत में दुनिया को दिखाया ना, तो तब अमेरिका को होश आई है, अच्छा चलो ठीक है, ये वाले मिसाइल जो है ना ये ले लो, यूं कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इस तरीके की बात हुई है। अब मैं असल मौजू की तरफ आया, तो जो इंडिया है ना उसके बारे में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे फैसले किए गए हैं, अब उसके ऊपर अमल दरामद है। इंडिया को ट्रैप में भी लाया जा रहा है इसराइल की जानिब से कि तुम पाकिस्तान के ऊपर अटैक मारो, जैसे ही मामला सॉफ्ट होता है तो हम भी ऊपर से मार देंगे, और इंडिया ने मारा नहीं, और पाकिस्तान को भी फिर जो है ना कुछ तरफ से, कुछ अतराफ से ये है कि इस दफ़ा जो है ना मामला आपने बराबर कर देना है। और जो हमारे वाइस चीफ हैं उन्होंने बिल्कुल वजाहत के साथ जो है ना बताया हुआ है कि हम इतना मौका ही नहीं देंगे कि कोई दुनिया जो है ना इंटरवेंशन कर सके। हमारी तैयारी पूरी है। शमशाद अली मिर्जा साहब उन्होंने जो बात की है, जो इंटरव्यू है, उसको आप अब देख लें, और बड़े की बात यही होती है कि वो एक दफ़ा कर देता है और फिर उसके ऊपर अमल दरामद ही करता है। तो अल्लाह खैर करेगा। तो ये है कि देखें, जंगों के अंदर, लड़ाइयों के अंदर, मामलात के अंदर किसी का भी पल्ला भारी हो सकता है। हमें हर वक्त अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, और बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो इंडिया जिस रविश का शिकार हुआ है और वो पागल हुआ है, और ये एक बुढ़ापे की ना एक निशानी होती है कि बाज़ा औकात ऐसा होता है, जैसे मोदी जैसे शख्स की मैं बात करूं कि वो कहता है सब कुछ बनाया मैंने है तो मैं इसको लुटा भी दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरी ज़ात की एफर्ट है। तो मोदी साहब के अंदर ना भी ऐसी ही सूरत हाल लग रही है कि जनाब वो बदला लेने के ऊपर तुले हुए हैं कि लगा रहा था सिंदूर, वो उस सिंदूर की जगह मिर्चियाँ लग गई, और ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। तो ठीक हो गया, अल्लाह खैर करेगा, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।